नमस्ते मेडिकोस। आज हम बात करने वाले हैं सेल इंजरी की। तो सेल इंजरी होता क्या है और ये कैसे होती है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे सेल इंजरी इज अ स्ट्रेस गिवन टू अवर बॉडी फ्रॉम आउटर कंपाउंड्स, और कुछ भी ये कह सकते हैं जैसे कि कोई बैक्टीरिया, वायरस, किसी भी द्वारा हमारे सेल्स को डैमेज पहुंचाया जाना। तो सेल इंजरी में हम देखेंगे दो फैक्टर्स होते हैं। पहला होता है रिवर्सिबल सेल इंजरी और दूसरा होता है इरिवर्सिबल सेल। रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है कि जो स्ट्रेस दिया जाता है सेल को वो रिवर्सिबल होता है, जिससे कि सेल वापस रिकवरी कर सकता है। और इरिवर्सिबल में जो स्ट्रेस दिया जाता है सेल को वो सेल की डेथ करा देता है, जैसे कि जो हम पढ़ते हैं निक्रोसिस में। और रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है, या तो सेल अडेप्ट कर लेता है या फिर कुछ समय के लिए वो रिवर्सिबल इंजरी में चला जाएगा और कुछ टाइम बाद वापस सही हो जाएगा, जैसे कि आधा घंटा 1 घंटे के अंदर सही हो जाता है। अब हम देखेंगे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेल इंजरी क्या है। तो मोस्ट कॉमन कॉज है जो सेल इंजरी का, वो है हाइपोक्सिया। और हाइपोक्सिया का जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है इस्कीमिया। तो अब हमको ये जानना है कि ये मोस्ट कॉमन कॉज है हाइपोक्सिया सेल इंजरी का, पर ये हाइपोक्सिया होता कैसे है और क्या होता है, तो हम इसको देखेंगे। आइए, इसमें भी चार चीजें होती हैं। पहला होती है हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। दूसरी होती है एनीमिक हाइपोक्सिया। तीसरी होती है स्टेगनेंट हाइपोक्सिया। और लास्ट होती है हमारी फोर्थ स्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। आइए, तो हम पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर डिफेक्ट से पाई जाती है। ये हमारे लंग्स हैं। इसमें जैसे कि यहाँ से हम ऑक्सीजन लेते हैं, ये ऑक्सीजन हमारे लंग्स से होती हुई कहाँ जाएगी, ब्लड में जाएगी। ब्लड से ये ऑक्सीजन हमारी कहाँ जाती है, बाइंड करती है हीमोग्लोबिन से, और उसके बाद ये सर्कुलेट हो जाती है और यहाँ से ये जाती है अलग अलग सेल्स में और टिश्यूज में। तो अब हम इसमें एक चीज़ और देख लेंगे कि ये जो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जा रही है, हम ब्रीथ कर रहे हैं, ये स्टेप 1 होगा, जहाँ पर डिफेक्ट आने से हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया होगा। और ये जो स्टेप है जहाँ पर हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड करेगी, ये स्टेप 2 होगा। और जहाँ ये सर्कुलेट हो रही है, ये स्टेप 3 होगा। और सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी जो, वो स्टेप 4 होगा। तो अब हम पहले स्टेप में देख लेते हैं कि क्या डिफेक्ट आता है। पहला स्टेप होता है हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। Let's see what we have to study in this. हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया में हम देखेंगे कि ये कंडीशंस होती हैं जब हम हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं, लाइक माउंटेन्स वगैरह में, उससे प्रॉब्लम आती है। दूसरी आती है ये प्रॉब्लम हमारी, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है हमारी एल्वियोलाई में, ऑक्सीजन जा नहीं पाती है सफिशिएंट मात्रा में, उससे हो जाती है, जो कि हम पढ़ते हैं सीओपीडी में, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में। और तीसरी हो जाती है इंटरस्टिशियल लंग डिसीज से। और फोर्थ इसका कारण होता है आरएल शंट। ये चार कारण थे हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया के। अब हम बात करने वाले हैं एनीमिक हाइपोक्सिया की। एनीमिक हाइपोक्सिया में क्या होता है, एनीमिक हाइपोक्सिया में ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर जाती है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन हमारी बाइंड करेगी हीमोग्लोबिन से, क्योंकि इसमें आरबीसीज प्रेजेंट रहते हैं हमारे ब्लड में। तो आरबीसीज में हीमोग्लोबिन से बाइंड करने के बाद ऑक्सीजन बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के बाद ये आगे सर्कुलेट हो जाती है। अब ये डिफेक्ट कहाँ पर आता है एनीमिक हाइपोक्सिया का। तो एनीमिक हाइपोक्सिया के डिफेक्ट में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है वो सफिशिएंट मात्रा में हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं कर पाती है, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया था स्टेप 2 में। तो ये क्यों बाइंड नहीं कर पा रही है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ, आइए देखते हैं। इसमें होता क्या है कि हीमोग्लोबिन है, सपोज हीमोग्लोबिन होता है हमारी बॉडी में 15 ग्राम या
एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब क्या होता है कि सपोज हमारी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में क्या होगा कि हम जो सांस लेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड, पहले तो हम ये जान लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती कैसे है। इसके कुछ एक दो रीजन जान लेते हैं। पहला रीजन ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती है हमारे घर में, जैसे कि आग लग जाती है, पेंट वगैरह होता है, जो हमारी वॉल्स पे वार्निश वगैरह होती है, उनके जलने से जो आग लगती है घर में, उससे जो धुआं उठता है, कंबशन होता है, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है वो उसकी जगह कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी में जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी में जाएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड टेंडेंसी रखता है हीमोग्लोबिन के साथ फास्टली बाइंड करने की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सपोज 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है हमारे पास, इसमें से 10 ग्राम हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड करेंगे, तो बॉडी को तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो ये क्या कराएगा, सेल्स को स्ट्रेस करा देगा, सेल्स में स्ट्रेस पैदा हो जाएगा। तो ये एक कारण होता है। अब इसमें एक्चुअली में होता क्या है एनीमिक हाइपोक्सिया में, इसमें रिडक्शन हो जाता है फंक्शनल रेड सेल्स का। यहां पर मैं लिख देता हूं, एनीमिक हाइपोक्सिया में क्या होता है, एनीमिक हाइपोक्सिया में क्या हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन ऑफ फंक्शनल रेड सेल्स। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं स्टेगनेंट हाइपोक्सिया की। स्टेगनेंट हाइपोक्सिया बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहूंगा कि जो फाइंडिंग्स होती हैं क्लिनिकल, उसमें क्या होता है कि जो एनीमिक हाइपोक्सिया होती है उसमें हमको चेरी रेड कलर का ब्लड देखने को मिलेगा। किस कलर का, क्लिनिकल फाइंडिंग्स में चेरी रेड कलर का, चेरी रेड कलर का ब्लड हमको देखने को मिलेगा। ये चीज हमें नहीं भूलनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किस तरीके का कलर हमको ब्लड का देखने को मिलेगा, तो वो होगा चेरी रेड कलर। और एक क्वेश्चन भी हमको एक यहाँ पर याद रखना है कि विच गैस हैज हाई एफिनिटी टू बाइंड विथ ऑक्सीजन। तो इसका आंसर हमको याद रखना है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है जिसके पास हाई टेंडेंसी होती है ऑक्सीजन से बाइंड करने की। अब हम आते हैं स्टेप 3 प्रॉब्लम। स्टेप 3 में हमको देखना है स्टेगनेंट हाइपोक्सिया। स्टेगनेंट हाइपोक्सिया में क्या होता है कि ब्लॉकेज हो जाता है दो तरीके में, जैसे कि आर्टरीज में और वीन्स में ब्लॉकेज हो जाता है, या फिर एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं रुकाव हो जाना। रुकाव हो जाना, आप समझ जाएंगे मतलब कि जो भी है। अब इसके दो मोस्ट कॉमन कारण होते हैं। मोस्ट कॉमन तो होता है इसका इस्कीमिया, जो कि होता है आर्टरीज, आर्टीरियल प्रॉब्लम के कारण, आर्टरीज में प्रॉब्लम होने के कारण आर्टीरियल प्रॉब्लम leads to ischemia, and most common cause of stagnant hypoxia is ischemia, and second one is congestion। अब congestion जो होता है वो होता है venous problems के कारण। so we have to remember that stagnant hypoxia is, stagnant hypoxia most common cause is ischemia, and it occurs because of arterial problem, and congestion it occurs because of venous problems. Now we have to look one thing also in stagnant hypoxia, that is in stagnant hypoxia there is obstruction in the veins, like this is veins and there is obstruction in the veins, or deoxygenated blood can't pass easily through these veins, so we can say it is stagnant hypoxia,
because because of this obstructive veins, deoxygenated blood can't drain out from the tissues and cells. Like these veins can't drain out deoxygenated blood, deoxygenated blood because of blockage. So it will lead to stagnant hypoxia. And last, fourth number, we will see histotoxic. What will occur in histotoxic? Histotoxic. Here you can see that histo means cells and toxic means like toxic exposure to cells leads to histotoxic hypoxia. In this, there is inhibition of cytochrome. There is inhibition of cytochrome. So it will leads to cyanide poisoning. What it will lead to? Cyanide poisoning. Histotoxic, in histotoxic hypoxia, we see cyanide poisoning. In this, there is a decreased utilization of oxygen or unable to utilize oxygen. And we can also find one clinical finding in this is in cyanide poisoning. What we will look is when we see histotoxic hypoxia, like we have one patient and he is having very high blood pressure. Suppose one patient is having high blood pressure. In this condition, we have to give him sodium nitroprusside. In this condition, which drug we will give? Sodium nitroprusside. So prolonged use of sodium nitroprusside cause cyanide poisoning. So after getting normal blood pressure, we have to discontinue it. If we will not discontinue it, it will cause cyanide poisoning. In this, we have to remember one thing also, that which finding we got. In this, we will find brick red color of blood. Brick red color of blood. So we remember two things. In reversible cell injury, there are two main findings we have to remember are in histotoxic hypoxia, there is a brick red color finding, and in anemic hypoxia, there is a finding of cherry red color. ओके, तो एक बार मैं आपको सब रिवीजन करा देता हूं. जैसे कि सेल इंजरी हुई, सेल इंजरी का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा? हाइपोक्सिया होगा. हाइपोक्सिया का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा? इस्केमिया होगा. अब हाइपोक्सिया किस किस कारण से होता है, कितने टाइप से? इसमें पहला होगा अपना हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया. हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया में हमने क्या क्या देखा? हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया में हमने देखा हाई एल्टीट्यूड प्रॉब्लम्स के कारण होगा, सीओपीडी के कारण हो सकता है, इंटरस्टिशियल लंग डिसीज के कारण हो सकता है. सेकंड इसमें हम देखने वाले थे क्या क्या देखा था हमने? सेकंड इसमें हमने देखा था एनीमिक हाइपोक्सिया. कौन सा देखा था हमने? एनीमिक हाइपोक्सिया. एनीमिक हाइपोक्सिया में हमने क्या देखा था? एनीमिक हाइपोक्सिया में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं कर पा रहा था. क्यों नहीं कर पा रहा था? क्यों इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो रही थी. कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग अगर होगी तो हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड कर जाएगा, क्योंकि हाई टेंडेंसी रखता है ये इससे बाइंड करने, और ये ऑक्सीजन से बाइंड नहीं कर पाएगा. ये इसका मेन कारण होगा, प्रॉब्लम होगी. और इसके बाद हम देख रहे हैं क्या? इसके बाद हमने देखा था स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया. स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया में हमने क्या देखा था? स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया में हमने देखा था कि जो वीन्स थी, वीन्स ड्रेन आउट नहीं हो पा रही थी क्योंकि इनमें रुकावट हो जाती है. तो ड्रेन आउट ना होने की वजह से
जो सेल्स हैं और जो टिश्यूज हैं, वो उनका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ड्रेन नहीं हो पा रहा था, तो हमें क्या हो रहा था, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया हो रहा था। इसके बाद लास्ट हमने क्या देखा था, हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया में हमने देखा था कि जो सेल्स हैं और टिश्यूज हैं उनको किसी भी टॉक्सिक का एक्सपोजर मिल गया। वो टॉक्सिक क्या था जो हमने पढ़ा था, वो थी साइनाइड पॉइजनिंग। साइनाइड पॉइजनिंग किस वजह से हो रही थी, या तो हमारे घरों में आग लगने से, कंबशन होने से, इन सब की वजह से भी हो सकती है, वो गैस इनहेल कर लेंगे हम। या फिर एक इसका मैंने एग्जांपल बताया था आपको, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ड्रग के प्रोलॉन्ग्ड यूज से भी हो जाएगी साइनाइड पॉइजनिंग। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आने वाली वीडियोस आप बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर चाहिए, आप जिस भी टॉपिक पर डिमांड करेंगे हम वीडियोस उस टॉपिक पर लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।